बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अब हम चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज को पढ़ने जा रहे हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ ग्लोसरी। द फर्स्ट वर्ड ऑफ ग्लोसरी इज़ वर्ड्स। जंगल, फॉरेस्ट, क्वियर, अजीब, स्ट्रेंज, हार्नेस, काबू करना, कंट्रोल, डाउनी, नरम परों की तरह, सॉफ्ट और यू कैन से फेदरी, फ्लेक, बर्फ के गाले, वेरी स्मॉल लूज मैस ऑफ स्नो। ग्लोसरी के बाद अब हम पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द स्पीकर इन द पोएम। नज़म में बोलने वाला कौन है? द आंसर इज द स्पीकर इन द पोएम इज द पोएट हिमसेल्फ। इस नज़म में बोलने वाला शायर खुद है। क्वेश्चन नंबर 2, whom does the speaker refer to in the first stanza of the poem। कि नज़म के पहले कते में बोलने वाला किसका हवाला देता है? शायर जो है, पोइट जो है, वो किसकी बात कर रहा है? द आंसर इज इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम द पोइट रेफर्स टू द ऑनर ऑफ द वर्ड्स। पहले कते में बोलने वाला यानी शायर जंगल के मालिक का हवाला देता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई डज द स्पीकर स्टॉप ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। बोलने वाला यानी कि जो पोइट है साल की तारीक तरीन शाम में क्यों रुकता है? सो द आंसर इज द स्पीकर स्टॉप्स ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ स्नो पैक्ड वुड्स। बोलने वाला साल की इस तारीक तरीन शाम में बर्फ से ढके हुए जंगल की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होने के लिए रुका। क्वेश्चन नंबर 4, why does the horse impatiently awaits the next move of his master। घोड़ा क्यों बेसब्री से अपने मालिक की अगली हरकत का इंतजार करता है? तो आंसर है द हॉर्स फील्स इट्स ट्रेन टू स्टॉप एट दैट प्लेस वेयर देयर इज नो फार्म हाउस नियर एंड द नाइट इज आल्सो डार्क एंड स्नोवी, सो ही इम्पेशेंटली अवेट्स द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज मास्टर। घोड़ा ऐसी जगह पर रुकना अजीब महसूस करता है जहां नज़दीक कोई हवेली ना हो और इस वक्त के जब रात भी तारीक और बर्फीली हो। चनांचे वो इसलिए अपने मालिक की अगली हरकत का बेसब्री से इंतज़ार करता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज द स्पीकर इन द पोएम इज कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर। व्हाई डज नॉट ही स्टॉप फॉर अ लॉन्ग टू एंजॉय नेचर्स ब्यूटी। बोलने वाला नज़म में फितरत की खूबसूरती के सहर में है तो वो क्यों ज़्यादा अरसा रुक कर फितरत की खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज नहीं होता? द आंसर इज इट इज़ ट्रू दैट द स्पीकर इज कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड दैट्स वाई ही स्टॉप्स फॉर अ वाइल टू एंजॉय इट, बट ही कैन नॉट स्टे लॉन्गर बिकॉज ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ हिज प्रोमिसेस and responsibilities for whom he has to go 4 miles before going to bed। ये हकीकत है कि बोलने वाला फितरत की खूबसूरती से मुतासिर है और इसीलिए वह थोड़ी देर के लिए उससे लुत्फ़ अंदोज होने के लिए रुक जाता है, लेकिन वो ज़्यादा अरसा इसलिए नहीं रुक सकता क्योंकि उसने अपने बहुत से वादे और जिम्मेदारियां वफा करनी हैं जिसके लिए उसे रात सोने से पहले मीलों दूर जाना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है एलिट्रेशन एंड इमेजरी। एलिट्रेशन क्या होती है? एलिट्रेशन रेफर्स टू द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन वर्ड्स विच आर यूज्ड क्लोजली टुगेदर इन द पोएम। कि सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना बार बार, इसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हुज वर्ड्स। अब यहाँ पर देखें दोनों वर्ड्स W से स्टार्ट हो रहे हैं और सेम कॉन्सोनेंट साउंड भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। हिज हाउस, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है सी मी स्टॉपिंग। तो ये तीनों एग्जाम्पल एलिट्रेशन की हैं। नेक्स्ट है इमेजरी। इमेजरी इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल्स
used to create mental images in the mind of the reader through the visual sense as well as the sense of touch, smell, taste and sound। यानी कि जो हमारी 5 सेंसेस हैं उनको यूज़ करके जो हमारे माइंड के अंदर एक इमेज क्रिएट होता है उसको इमेजरी कहते हैं। यहाँ पर उसने एग्जांपल्स दी हैं। पहली वो कहता है विजुअल, यानी कि देखने से मुतल्लिक। ह्यूज ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट। जब हम इस लाइन को पढ़ते हैं तो हमारे जहन के अंदर एक इमेज क्रिएट होता है और वो इमेज विजुअल इमेज कहलाएगा। नेक्स्ट है ऑडिटरी, द रसलिंग ऑफ लीव्स, इनके पत्तों की सरसराहट। अब ये हमारे सुनने से मुतल्लिक है तो इसको हम ऑडिटरी इमेजरी कहेंगे। नेक्स्ट है टच, रग्ड एंड रफ पाथ। अब ये टच से मुतल्लिक है कि रास्ता जो है वो बड़ा ही रग्ड, पथरीला है, रफ किस्म का रास्ता है, तो हमारे टचिंग सेंस जो है उसको शो कर रहा है। नेक्स्ट है स्मेल, स्मेल से रिलेटेड क्या है, सेंट ऑफ एप्पल्स, के सेबों की खुशबू। तो ये क्या है, ये हमारी सेंस ऑफ स्मेल को यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट है टेस्ट, टेस्ट से मुतल्लिक क्या है, जैसे कि स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस। तो ये इमेजरी की 5 काइंड यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। नेक्स्ट वो कहता है अंडरलाइन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट डिपिक्ट्स क्लियर इमेजरी इन द पोएम, कि इस पोएम के अंदर वो फ्रेजेस, वो वर्ड्स अंडरलाइन करें जो कि इमेज क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4 सेंटेंसेस हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि फर्स्ट है वर्ड्स फिल अप विद स्नो, सेकेंड है द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, थर्ड है हार्नेस बेल शेक्स and the fourth one is easy and downy flake। B पार्ट में कहता है identify alliteration and metaphor in the poem। alliteration अभी हमने डिस्कस किया कि सेम रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड alliteration कहलाती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स हैं whose woods, his house, dark, deep। और मेटाफर क्या है, मेटाफर आपको पता है कि जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग द वर्ड ऑफ लाइक और एज। फॉर एग्जाम्पल इजी विंड और डाउनी फ्लेक, ये इस पोएम के अंदर जो हैं वो मेटाफर यूज हुए हैं। नाउ मूव्स टुवर्ड्स पार्ट नंबर सी, कहता है हियर आर सम वर्ड्स ऑपोजिट इन मीनिंग, मैच द कॉलम्स। कुछ अल्फाज मुतजाद मानी के साथ दिए गए हैं, इनको आपस में हमने मिलाना है। तो हमने यहाँ पर इसको सोल कंडीशन के अंदर हमारे पास मौजूद हैं, देखते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड था विलेज, तो द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ विलेज इज सिटी। नेक्स्ट वर्ड इज स्टॉपिंग, स्टॉपिंग का ऑपोजिट क्या होगा, मूविंग। नेक्स्ट इज स्नो, द ऑपोजिट ऑफ स्नो इज वाटर। फ्रोजन, जमा हुआ, द ऑपोजिट इज मेल्ट, पिघला हुआ। डार्केस्ट, तारीक तरीन, ब्राइटेस्ट, चमकदार। साउंड का ऑपोजिट होगा साइलेंस। डाउनी का ऑपोजिट होगा हार्ड और डीप का ऑपोजिट होगा शैलो। वर्ड्स एंटोनिम्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। पोएम को आपने पढ़ा समझा, अब उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं, देखते हैं वो क्या है। द पोएम इज सजेस्टिव ऑफ प्रोफाउंड थॉट अबाउट, कि पोएम जो हमें थॉट देना चाह रहा है, जो हमें इसका थीम है वो क्या है। नंबर 1 पे कहता है अ सीन ऑफ वर्ड्स इन विंटर, उसने ये बताना चाहा है। नंबर 2 है रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ। नंबर 3 है अ सॉन्ग ऑफ एंजॉयमेंट। तो इसके जो हिडन मीनिंग्स हैं वो क्या हैं कि रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ को डिस्कस किया गया है इस पोएम के अंदर। नंबर 2 है द पोएम प्रेजेंट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, कि इस पोएम के अंदर हमें एक तजाद नज़र आता है, किन चीज़ों के अंदर। नंबर 1 ऑप्शन हमारे पास है द पोइट एंड हिज फ्रेंड, एक शायर और उसके दोस्त के दरमियान। द पोइट एंड फोर्सेस ऑफ नेचर। और थर्ड ऑप्शन है द ऑब्लिगेशंस ऑफ लाइफ एंड डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम देम, कि लाइफ की ज़िंदगी के जो फ़राइज़ हैं उनके दरमियान और इन फ़राइज़ से छुटकारा हासिल करने की ख्वाहिश के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है। सो डेफिनेटली जब इस पोएम को हमने क्रिटिकली पढ़ा, डीप के अंदर जाके पढ़ा, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो है द ऑब्लिगेशंस ऑफ लाइफ एंड डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम डेथ। ये इस पोएम के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। नंबर 3 है आफ्टर रीडिंग द पोएम वी डैश। नंबर 1 है फील फेड अप ऑफ लाइफ,
कि हम ज़िंदगी से बेजार हो जाते हैं। नंबर 2 है विश टू स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस पोएम को पढ़ने के बाद क्या हम लंबी तान कर सोना चाहते हैं। तो थर्ड ऑप्शन है कि गेट रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, कि इसका थीम क्या है कि हम ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो डेफिनेटली द राइट ऑप्शन इज़ गेट रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। नंबर 4 है द पोएम कन्वेज टू अस ओनली, हमें ये पोएम क्या कन्वे करना चाह रही है। ऑप्शन है अ सरफेस मीनिंग, अ प्रोफाउंड थॉट, नंबर 3 है नो मीनिंग एट ऑल। सो द राइट ऑप्शन इज़ अ प्रोफाउंड थॉट, कि नज़म हमें गहरे मीनिंग जो है वो पहुंचा रही है। नंबर 5 है डार्क वुड्स सिंबलाइज, कि इस पोएम के अंदर जो डार्क वुड्स दिखाए गए हैं, घने जंगल दिखाए गए हैं, वो किस चीज़ की अलामत हैं। ऑप्शन ए है डार्कनेस स्प्रेड अराउंड द पोइट, नंबर बी है डार्कनेस इन द माइंड ऑफ द पोइट, और नंबर 3 है कि डेथ एंड डिपार्चर टू अनदर वर्ल्ड, कि इसके जो सिंबॉलिकल मीनिंग्स क्या है, मौत है और इस दुनिया से डिपार्चर करके दूसरी दुनिया की तरफ जाना है। सो द राइट ऑप्शन इज सी। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स ग्रामर, ग्रामर पोर्शन की तरफ चलते हैं। उसमें पहली चीज़ है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज की डेफिनेशन क्या होती है। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है। पहले आपको फ्रेज पता होना चाहिए, फ्रेज क्या होता है। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट कन्वे अ कंप्लीट सेंस, कि फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है लेकिन वो हमें कंप्लीट सेंस कन्वे नहीं करता, उसको हम फ्रेज कहते हैं। तो ऐसा फ्रेज जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा हो उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं। कहता है आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग फेस, देयर इज स्माइलिंग वर्ड, स्माइलिंग वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। अब हम इसके लिए फ्रेज बना लेते हैं कि आई लाइक टू सी अ फेस विद अ स्माइल ऑन इट, तो विद अ स्माइल ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। इसी तरह से एडवर्ब फ्रेज है। एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, कि अल्फाज का मजमुआ जो कि एडवर्ब का काम कर रहा हो उसको हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद हैं, अली रैन क्विकली। अब क्विकली वर्ड क्या है, एडवर्ब है। अब हम इसके लिए एडवर्ब फ्रेज क्या यूज़ कर सकते हैं कि अली रैन एट अ ग्रेट स्पीड। क्विकली के लिए हमने क्या यूज़ किया, एट अ ग्रेट स्पीड, तो ये एट अ ग्रेट स्पीड जो है ये एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। अब इसी से रिलेटेड उसने एक्सरसाइज हमें दी है कि रिप्लेस ईच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंड एडजेक्टिव फ्रेजेस बाय एन एडजेक्टिव। उसने हमें कुछ एडजेक्टिव फ्रेजेस दिए हैं, हमने उनके लिए एक प्रॉपर एडजेक्टिव वर्ड ढूंढ के लगाना है। वेरी सिंपल, गौर कीजिएगा। फर्स्ट सेंटेंस है ही वोर अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क। मेड ऑफ सिल्क को अंडरलाइन किया गया है कि रेशम से बनी हुई, तो हम इसके लिए एडजेक्टिव क्या यूज़ कर सकते हैं, वो है कि ही वोर अ सिल्की टर्बन। मेड ऑफ सिल्क के लिए हमने क्या यूज़ किया, सिल्की। वेरी सिंपल। नेक्स्ट है ही इज़ अ मैन विदाउट अ फ्रेंड। विदाउट अ फ्रेंड एक एडजेक्टिव फ्रेज है, इसके लिए हम जो यूज़ करेंगे एडजेक्टिव वो क्या होगा, ही इज़ फ्रेंडलेस मैन। नंबर 3 है नो बॉडी लाइक्स अ पर्सन विद बैड टेम्पर, कि बुरे मिजाज का जो शख्स होता है उसको कोई भी पसंद नहीं करता, तो विद बैड टेम्पर को अंडरलाइन किया गया है, एडजेक्टिव फ्रेज है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे नो बॉडी लाइक्स एन एग्रेसिव पर्सन, तो विद बैड टेम्पर के लिए एग्रेसिव का वर्ड आ गया। नंबर 4 है इट इज़ ऑफ नो यूज़, सो द आंसर इज इट इज़ यूजलेस। नंबर 5 है ही इज़ अ मैन ऑफ सेंस। मैन ऑफ सेंस को अंडरलाइन किया गया है, तो इसको हम बनाएंगे ही इज़ अ सेंसिबल मैन। अब इसी से मिलती जुलती नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें क्या कहता है, रिप्लेस ईच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंड एडवर्ब्स बाय एन एडवर्ब फ्रेज। अब उसने एडवर्ब को अंडरलाइन किया हुआ है, हमने उसका एडवर्ब फ्रेज बनाना है। फर्स्ट सेंटेंस है द पिजन फ्लाइज स्विफ्टली। स्विफ्टली मतलब होता है रैपिडली, तेजी के साथ, तो इसका हम फ्रेज क्या बनाएंगे, द पिजन्स फ्लाइज विद हाई स्पीड। तो स्विफ्टली के लिए हमने विद हाई स्पीड फ्रेज यूज किया। नेक्स्ट है ही बिल्ड हिज हाउस देयर, तो देयर के लिए हम यूज करेंगे कि ही बिल्ड हिज हाउस एट दैट प्लेस। नंबर 3 है ही ट्राइड हार्ड,
तो इसके लिए हम जो फ्रेज यूज़ करेंगे वो होगा ही ट्राइड विद ऑल हिज माइट, विद ऑल हिज माइट, पूरी ताकत के साथ। नंबर 4 है ही स्पोक इलोक्वेंटली, इलोक्वेंटली के लिए क्या यूज़ करेंगे, ही स्पोक विद फ्लुएंसी। और नंबर 5 है डिड सारा बिहेव वेल, वेल को अंडरलाइन किया गया है, हमने इसके बारे में बताना है, इसके बारे में फ्रेज बनाना है, तो ये बनेगा डिड सारा बिहेव इन अ गुड वे। तो वेल के लिए हमने यूज़ किया इन अ गुड वे। सी पार्ट नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है कि मेक 3 सेंटेंसेस यूजिंग एडजेक्टिव फ्रेजेस एंड 3 सेंटेंसेस यूजिंग एडवर्ब फ्रेजेस, कि आपने एडवर्ब फ्रेज को और एडजेक्टिव फ्रेज को यूज़ करते हुए 3-3 सेंटेंसेस बनाने हैं। तो पहले उसने बनाया है यूजिंग एडजेक्टिव फ्रेज को। नंबर 1 है ही इज़ अ मैन ऑफ ऑनर, नंबर 2 है ही इज़ अ गुड लिसनर, नंबर 3 है दिस टेबल इज़ वुडन टेबल। तो यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेजेस आपके सामने अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है यूजिंग एडवर्ब फ्रेजेस, एडवर्ब को यूज़ करते हुए हमने बनाने हैं नासिर रन्स विद ग्रेट स्पीड, विद ग्रेट स्पीड क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। ही अटेंड्स हिज लेक्चर विद प्रॉपर अटेंशन, तो विद प्रॉपर अटेंशन क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। नेक्स्ट है द कारपेंटर इज वर्किंग विद डीप इंटरेस्ट, तो विद डीप इंटरेस्ट क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होती है। इसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमने डिस्कस किए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अब आपका जो पार्ट है वो इसकी प्रैक्टिस करना है। अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।